मैं ये कह रहा हूँ कि 2026 में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव होंगे, सबको पता है। और उसके बाद जो है 2027 में जो है विधानसभा चुनाव होंगे। तो इस निकाय चुनाव जो 2026 में होंगे, जो भी ये एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं पिछले जो है कई सालों से, और दिल्ली में जो अभी हालिया विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो इनमें भी आपने जो एक्सपीरियंस किया है, इसके आधार पर जो है निकाय चुनाव जो है यूपी में लड़वाओ। और निकाय चुनाव लड़वाने पे अपने अपने लोगों को हर सीट पे खड़ा करो। हर सीट पे खड़ा करके उनको यथासंभव जो है, सिर्फ जो है आर्थिक सहायता ही नहीं, मनोवैज्ञानिक सहायता भी दो। यानी मनोवैज्ञानिक सहायता मतलब उनमें हौसला बढ़ाओ। लड़ाइयाँ जो है हौसले से लड़ी जाती हैं, वो हथियार से नहीं लड़ी जाती। ये जो है उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर जो है कोरेगांव का युद्ध जब हुआ, तो पेशवाओं के 28,000 जो है 28,000 फौज थी, और महार सिर्फ जो है 500 ही थे। महार सैनिक जो थे, महार अकेले नहीं थे, और भी थे उनके साथ, लेकिन उनकी संख्या 500 थी। 28,000 और 500, एक तरफ 28,000 और दूसरी तरफ 500। और जो 500 सैनिक थे, उनमें से अधिकतर के पैरों में जूते भी ठीक से नहीं थे, कपड़े ठीक से नहीं थे, हथियार नहीं थे, लेकिन उनको जुनून था। जुनून भी जो है उनको पेशवाओं ने, जब तो पेशवाई थी ना, पुणे में जो है पेशवा राज था, तो जुनून ये था कि पेशवा उनको बहुत बहुत ही अपमानित कर रहे थे, बहुत ही जो है उनको जो है ऊंचा नीचा पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे थे। लेकिन महार सैनिकों ने जब जो है, यानी अंग्रेजों ने जब महार सैनिकों को पेशवाओं के सामने लड़ने के लिए बोला, तो हुआ ये था कि महारों की सेना ने, जो सैनिक थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया, यार हम अपने ही देश के लोगों के खिलाफ क्यों युद्ध करें, क्यों लड़ना चाहिए हमको। तो वो इसी सोच के तहत जो है उनमें से दो लोग जो है, जो थोड़े समझदार ज्यादा थे, या उनके नेता थे, या उनके लीडर थे, वो पेशवा के दरबार में पेश हुए गए ये कहने। तो वहां पर जो है पेशवा जो है सेकंड बाजीराव पेशवा टू कहते हैं उसको, वो था, उसका शासन था। तो वो तो गए थे ये समदर्दी में कि ये हमारे देश का आदमी, हम अपने ही देश के लोगों के खिलाफ युद्ध क्यों लड़े। लेकिन उसने उनको दुत्कारा, बेइज्जत किया, जाति के आधार पर उनको जो है अपशब्द बोले, अपशब्द। तो उनको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। खाली हाथ लौट के आए तो लोग जो पीछे थे लोग, और उनके अलावा उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ। सारी उन्होंने कहा हमें बहुत बेइज्जत किया, हमारे पूरे समाज के लिए इतना अपशब्द बोला, ये कहा वो कहा, ये कहानी हो गई। तो उन्होंने फिर जो है आपस में जो है मंत्रणा की, और मंत्रणा करके ये तय किया कि ठीक है भाई, चाहे हम मरें या जिंदा रहें, कल युद्ध जो है होगा। कल जो है हम अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ेंगे, पेशवाओं के विरुद्ध लड़ेंगे। हुआ ये कि वो 500 थे, ये 28,000 थे पेशवा। इनके पास संसाधन भी पूरे थे, तोबे भी थी, सब कुछ था, बंदूक गोलियां भी थी, जूते सभी वर्दीधारी थे। पेशवा बेचारे नंगे पैर, ये नंगे पैर थे जितने भी महार थे, महार सैनिक वो। लेकिन उनमें जुनून था, उनमें जो है एक जज्बा था कि इन पेशवाओं से बदला लेंगे हम। बदला लेने का जो है, बदला लेने की आग उनके अंदर बहुत ही धधक रही थी, और बहुत ही जो है उनमें क्रांति आ रही थी उससे। तो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काट दिया, एक भी नहीं छोड़ा। इतिहास है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये हम कहानी नहीं सुना रहे, ये हाँ। और वहां पर इसका स्टेचू भी बना हुआ है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 500 महारों के हिस्से में 56 जो है ये पेशवा सैनिक आए, 56। लेकिन जो ये असली कहानी है कि नहीं, 28,000 जो है पेशवा सैनिक और 500 महार सैनिक। महारों के साथ और भी जो है पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, या दूसरे सैनिक भी थे, सताए हुए थे।
जो सताए हुए थे वो लड़े, लेकिन वो अपने जान की बाजी लगा कर लड़े। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो युद्ध है वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, हौसलों से लड़ा जाता है। लड़ाई जो है हौसलों से जीती जाती है। तो हमें अपने लोगों को जो आने वाला चुनाव है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे कोई असेंबली चुनाव हो, तो हम उसमें प्रेरक, समाज के प्रेरक पैदा करें, उनमें हौसला भरें। पैसे की जरूरत है नहीं, हमने चुनाव लड़के देख लिया, इतने पैसे की जरूरत नहीं है। 1-2 लाख रुपए खर्च होता है, वो तो कोई भी कर सकता है, वो कोई भी कर सकता है। हम करने के लिए 4-5 लाख भी, 10 लाख भी खर्च कर सकते थे, लेकिन क्यों करते? हम तो, हमें पता था हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमने कर लिया। सरकार जो है, सरकार, सरकारी तंत्र जो मोदी ने जो है अपने पिछले 10 साल में यहाँ पैदा किया है, वो बहुजन समाज को हताश कर रहा है, वो बहुजन समाज के हौसले को तोड़ रहा है। तो हमें 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एक तो सामाजिक सामाजिक में जो है हमें अपने परिवारों की महिलाएं हैं उनको जो है दुरुस्त करना पड़ेगा। नंबर 2 जो है हमें हौसले के साथ जो है इनके साथ जो है इनका मुकाबला करना पड़ेगा जी जान लगा के। तब आप जो है यानी ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद के बीच युद्ध कर सकते हैं। युद्ध कोई फौज नहीं कर रही है, सामाजिक विचारधारा का युद्ध है। सामाजिक विचारधारा के आधार पर आप जो है इस युद्ध को नहीं, महायुद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन समाज में प्रेरक भी पैदा करने पड़ेंगे जो गली गली जाकर लोगों को ये समझाएं। महिलाएं भी उसमें प्रेरक हों, जो महिलाओं को समझाएं। एक महिला जो है यानी अपने साथ जो है 10 महिलाओं को साथ इकट्ठा करके समझा सकते हैं, लेकिन आदमी जो है 10 महिलाओं को नहीं समझा सकते। महिला समझा लेकिन महिला लेकिन वो नहीं समझा सकते। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि जो भी चुनाव यहाँ 2026 में होने जा रहा है, उसमें चुनाव में आप जो है समाज को ये संदेश दें कि वो सभी निकाय चुनाव पे अपने आदमी इकट्ठा करें। जीत हार बात की बात है, वही चुनाव लड़ें और लड़ें। और हमारे लोगों को जो ये सिखाया जाता है कि चुनाव में नहीं जाओ, ये गंदी बात है, इस बात को लोग माने ना। चुनाव जरूर लड़ो, चाहे हारो या जीतो। वोट देने वालों को ये सिखाएं, आपका काम वोट देना है, किसी को हराना जिताना नहीं है। क्योंकि आपको समझा दिया जाता है, हमारे लोगों को जो वोटर हैं वो उनको समझाया जाता है, यार तुम वोट सिद्दीकी को मत देना या पटेल को मत देना, यहाँ वोट देकर आपकी वोट खराब होगी। तुम जो है पंडित जी को देना या मिश्रा जी को देना या किसी ठाकुर को देना। तो इससे हमारा वोट बढ़ रहा है और समाज राजनीतिक रूप से हार रहा है। समाज अगर जो है राजनीतिक सोच के आधार पर रणनीति के तहत जो है वोट करेगा, तो हम कम से कम अगर जीतेंगे नहीं तो हम ब्राह्मणवाद को हरा पाएंगे। हमारी लड़ाई जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, हमारी किसी जाति या धर्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है। हमारी जाति जो हमारा जो धर्म युद्ध है वो अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद है। ये लड़ाई है, हक और हिस्से की लड़ाई। हाँ, ये जो है ये हमारा एक तरह का वैचारिक युद्ध है। निकाय चुनाव उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जी जी, जितना जो है विधानसभा और लोकसभा चुनाव होता है। जी। लेकिन बुनियाद जो है ये निकाय इसी से है, बुनियाद तो उसी है। बुनियाद यही है। कहने का मेरा मतलब ये है, जब तक 2027 आए जिसमें विधानसभा चुनाव होने हैं, जब तक आप जो है निकाय चुनाव से शुरू करो। निकाय चुनाव में अपने लोगों को लड़वाएं और लड़वाएं जो है वहाँ प्रेरक भी बने, वहाँ उनको जो है हौसला भी अफजाई करें और वो अपने आप को जो है गेदड़ या खरगोश ना समझें, वो सब अपने आप को शेर समझें और मुकाबले से चुनाव लड़ें। दिल्ली में चुनाव लड़ा हमने, लेकिन जो है हम जो है इस नतीजे में पहुंचे कि जो है हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है और हौसला तोड़ने वाला नहीं है। वैसे तो हार हम कभी भी नहीं मानते, लेकिन कुछ यानी एक्सपेरिमेंट करने से भी आदमी को अनुभव होता है और उसके आधार पर सुधार भी कर सकते हैं। जी। तो करना चाहिए। तो सबसे ही हमारा ये निवेदन है कि भाई सब लोग जो हैं अपने अपने लोगों में, अपने अपने इलाके में जहाँ भी जो है सब लोगों को चुनाव लड़वाएं। नहीं सही, चुनाव लड़वाएं, निकाय चुनाव से ही शुरुआत कराएं। कोई भी लोग अपने आप को जो है छोटा ना समझे, कोई सब बराबर है यहाँ। मैं तो ऐसे जातिवाद मानता ही नहीं हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को ना छोटा माना ना बड़ा मानता। मैं ना किसी ब्राह्मण को बड़ा मानता हूँ, ना किसी जो ठाकुर को बड़ा मानता हूँ।
बड़ा जो है, बड़े या छोटे की भी हम परिभाषा विचार बड़ा नहीं, मैं परिभाषा ही बता देता हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही गांव में बताया, कल ही गया था, मुझे एक आदमी मिल गया गांव में, जी। तो ऐसी जाति की बात चल रही थी। मैंने कहा देखो भाई, जमाना बदल चुका है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें जो है विरासत में मिला है। जो हमारे लोगों के पास है उन्हें विरासत में 0 भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला ना उन्हें। जो उनके पास है उनका अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि बल से ही उन्होंने पैदा किया है। और दुनिया में वही आदमी जो है बड़ा होता है जो अपने बुद्धि बल से, अपने शारीरिक बल से जो है चीजें पैदा करता है। जाति के आधार पर कोई ना आदमी बड़ा है ना छोटा है, वो तो संविधान के अनुच्छेद 13 में सब समाप्त हो चुका है, सब बराबर हैं। तो इसलिए जो है कोई बड़ा है ना छोटा है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है, बुद्धि से काम ले रहा है, अपने बुद्धि बल से, अपने परिश्रम से कमा रहा है, वही बड़ा है। और इस देश में ही नहीं, दुनिया भर में जिन लोगों ने समाज को समृद्ध किया है, समाज को संपन्न किया है, वो तो तकनीकी समाज नहीं किया है। जो तकनीकी काम करने वाले हैं, चाहे लोहार हो, बढ़ई हो, गडरी हो, धोबी हो, लोहार हो, चमार हो, कोई भी हो, वो तकनीकी काम करके ही पूरे समाज को जो है उन्होंने संपन्न बनाया है। संपन्न। और दुनिया में जो है, जो नोबेल प्राइज मिला है ना, ठीक से अध्ययन करके देखो, उसमें भी जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिले हैं, जिन्होंने बढ़िया बढ़िया खोजें की हैं, जिनकी वजह से जो है यूरोप और बहुत देश जो है आज संपन्न है, वो पूरे जो हैं वो भी जो है कोई ब्राह्मणी संस्कृति के आदमी नहीं थे। वो भी जो है इस तकनीकी कामगार समाज के ही लोग थे। तो इसलिए जो है ये जो इस देश का और दुनिया का जो कामगार समाज है, वो ही ज़्यादा समझदार है, वो ही ज़्यादा ज्ञानवान है। मैंने उनको उदाहरण भी दिया। मगर देश में आज जो है पूरी दुनिया में 55-60 देश जो हैं वो मुसलमानों के हैं। मुसलमान तो हर देश में रहते हैं वैसे तो, लेकिन वहाँ 50-60 यानी 55-60 देशों में तो मुसलमान बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक नहीं, उनका शासन है, उनका शासन है, लेकिन वो धर्मांध है। जहाँ जहाँ धर्मांध बढ़ता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या सिख हो, या कोई हो, वो नीचे जाता है, गर्त में जाता है। और 10 साल में या पिछले 11 साल में मोदी की देन इस देश को है कि धर्मांध बढ़ाया उसने। यहाँ पर धर्मांध को बढ़ाया गया है, जबकि जो है जो संविधान निर्माता थे या उस जमाने में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस देश को जो है बिल्कुल धर्मांध में धकेल के ना उसको जो है बहुत अच्छा देश बनाना चाहते थे। उनकी इच्छाओं के अनुसार जो है काम नहीं हुआ है, इसलिए देश आज धर्मांध है। पूरे देश में, सारे दुनिया की संख्या में, अगर हम पूरे विश्व की संख्या देखते हैं तो उसमें 17.5% जनसंख्या इस देश में रहती है। 17.5% जनसंख्या इस देश में रहती है। और नोबेल प्राइज 2.5 भी नहीं मिले, 2.5 मिला है। क्यों? क्योंकि धर्मांध में फंसे हैं आप धर्म रूपी अंधकार में हैं। और जब तक ये देश जो है इस अंधकार से नहीं निकलेगा, देश संपन्न नहीं बनेगा। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, कहीं भी नहीं है विश्व गुरु। तो ये देश जो है जब बुद्ध शासन था इस देश में, बुद्ध शासकों के राज में, तब ये विश्व गुरु था। जब पूरे विश्व से यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने आते थे। और अशोक के बाद जो है यहाँ 13 विश्वविद्यालय थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, 13। और संख्या कितनी, जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ जनसंख्या थी पूरे देश की। उस जमाने में ये भारत इतना नहीं था, 3 गुना बड़ा था इससे, क्योंकि जब यहाँ बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, 14 देश इससे निकले। हाँ, तो ये देश इतना 3 गुना, मतलब इसकी जो है सीमाएं थी। और यहाँ पर 13 विश्वविद्यालय थे, देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। आज तुम्हारे जो है मोदी के विश्व गुरु बनने के बाद, विश्व गुरु नहीं है वो, विश्व गुरु तुम ऐसे ही लफंगंडिसों की तरह बनवा दिए हो। लेकिन जो है आज जो है 8 लाख बच्चे हर साल जो है विदेश पढ़ने जाते हैं। अब जो 8 लाख क्यों जा रहे हैं पढ़ने? अगर तुम्हारे यहाँ इतने अच्छे संस्थान है तो यहीं क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों बाहर भेजे जा रहे हैं? क्योंकि उन बच्चों के सभी अभिभावक, जितने माता पिता हैं या जो भी उनके मेंटर हैं,
वो ये समझते हैं कि विदेश में अच्छी पढ़ाई होती है, विदेश का अच्छा माहौल है, वहाँ से हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ लिख कर आएगा, तभी तो भेज रहे हैं। इतने पैसे लगाने के बाद जो है, नहीं तो क्यों भेजें? अगर विश्वगुरु हैं, अगर तुम्हारे संस्थान अच्छे हैं तो यहीं क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो इसलिए जो है ये विश्वगुरु नहीं बन सकता कभी भी देश, जब तक ये देश धर्म के अंधकार में फंसा रहेगा, जब तक देश जो है विश्वगुरु नहीं बनेगा। तो इसलिए इस अंधकार से निकलना पड़ेगा। मैं तो कम से कम उन लोगों से कहता हूँ जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनको हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज कहते हैं, वो लोग जो हैं इस अंधकार से निकलें और इसके धार्मिक अंधकार से जो है बिल्कुल निकलें, धर्म के धंधे को छोड़ दें, अपनी ही बुद्धि बल से आगे बढ़ें। भगवान बुद्ध का भी यही सिद्धांत था कि अपना दीपक स्वयं बनो। तुम्हें कोई देवी देवता भगवान जो है यहाँ दीपक तुम्हारे सामने दीपक बन के नहीं आएगा, ज्ञान का दीपक नहीं बनेगा, तुम्हें अपने आप ही बनना पड़ेगा। तभी ये देश जो है इस अंधकार से निकल सकता है। और विश्वगुरु जब तक नहीं बन सकता, जब तक यहाँ धार्मिक अंधकार रहेगा।